Assalamu alaikum and welcome to lectures 23, 24 and 25 of marketing communication and advertisement। और स्टूडेंट्स इसमें हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ ट्रेडिशनल मीडिया चैनल्स। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं उनका आपको पता होना चाहिए। जैसे मीडिया स्ट्रेटजी है। मीडिया स्ट्रेटजी से मुराद ये है कि हमने अपनी एडवर्टीज़मेंट के लिए जिस मीडिया को सिलेक्ट करना है उसके एनालिसिस कैसे होंगे और उसको जो वो सिलेक्शन है वो किस तरीके से होगी, ये सारी इसकी स्ट्रेटजी कहलाती है। इसके बाद मीडिया प्लानिंग है, जिससे मुराद ये है कि हमने कस्टमर का जो बाइंग प्रोसेस है उसको समझना है और उसका जो फाइनल डिसीजन ऑफ बाइंग है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इस चीज़ को हमने जानना है। वैसे तो ऑलरेडी हम कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ चुके हैं। फिर जो मार्केटिंग एनालिसिस हैं हम उसकी बात करते हैं, जिससे मुराद है कि हमने जो भी मार्केटिंग प्रोग्राम डेवलप किया है उसका एक डिटेल्ड ओवरव्यू जो है वो हमने लेना है। और इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारी करंट सेल्स कितनी हैं, हमारा जो मार्केट शेयर है वो कितना है, हमारे जो मेजर कस्टमर्स हैं वो कौन से हैं और उनके सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, किन बेसिस के ऊपर हैं, यानी डेमोग्राफिक्स की बेस पे क्या हैं, लाइफस्टाइल की बेसिस पे क्या हैं, जियोग्राफिक लोकेशंस की बेसिस पे क्या हैं और प्रोडक्ट के यूजेज के हवाले से कौन कौन से सेगमेंट्स हैं। इसी तरह से हम जो एडवर्टाइजिंग के एनालिसिस हैं वो भी करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका बजट क्या है और स्ट्रेटजी बजाते खुद क्या है। इसके बाद एक टर्म है मीडिया स्केड्यूल, जो कि तीन चीज़ें जो है वो नोट करता है। पहली बात तो ये कि हमारा एड कौन सी व्हीकल्स जो हैं उनके ऊपर अपीयर होगा। यहाँ व्हीकल से मुराद कोई पर्टिकुलर मीडियम भी हो सकता है, जैसे टीवी है या केबल है, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, या वो कुछ सर्टेन प्रोग्राम या शो भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि वो जो एड है वो कब अपीयर होगा। दूसरी बात ये कि जो जस्टिफिकेशन और समरी आउटलाइन है, हमने अपने जो गोल्स अचीव करने हैं उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जो उसके लिए हमने टारगेट सेट किए हैं कि हमने इनको इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंपेयर करना है, वो क्या हैं, और किसी भी मीडियम को सिलेक्ट करने का जो रैशनेल है, उसके पीछे जो लॉजिक या रीज़न है वो क्या है। तो मीडिया स्केड्यूल इन तीनों चीज़ों को डिफ़ाइन करता है। इसके बाद देखें, दो ऐसे लोग हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं, जिनके रोल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मीडिया प्लानर्स हैं। ये जो मीडिया प्लानर्स हैं ये डिफ़ाइन करते हैं, ये प्लान करते हैं कि हमारा ऐड कब आएगा और कहाँ आएगा। अब ये मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं, जिसमें क्रिएटिव्स भी हैं, अकाउंट एग्जेक्टिव्स भी हैं, अकाउंट प्लानर्स भी हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ भी हैं, मीडिया बायर्स भी हैं। और ये जो क्रिएटिव्स हैं इन्हें पता होना चाहिए कि हमारे लिए बेस्ट जो मीडियम है मैसेज के लिए वो कौन सा होगा। दूसरा जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स हैं वो मीडिया बायर्स हैं, जो कि मीडिया से टाइम या स्पेस जो है वो बाय करते हैं, या उनके साथ निगोशिएट करते हैं, या उनके साथ टाइम निगोशिएट करेंगे, रेट्स को निगोशिएट करेंगे, या मीडिया का जो स्केड्यूल है उसको निगोशिएट करेंगे। इसलिए ये जो मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये उनके बड़े क्लोजली काम कर रहे होते हैं, उनके साथ कांटेक्ट में होते हैं। और जैसे आप देखें ना कि आपको अगर टेलीविज़न के किसी प्रोग्राम में स्पेस चाहिए या टाइम चाहिए, तो हमारा ऐड कितनी बार आएगा, रेट क्या होगा, किस प्रोग्राम में आएगा, किस वक्त आएगा, या किस न्यूज़पेपर में आएगा, किस पेज पे आएगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसका रेट्स कैसे डिफ़ाइन किए जाएंगे, किस दिन में आएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो मीडिया बायर्स जो मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मिल के तय कर रहे होते हैं। इसके बाद कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनका ताल्लुक एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ है, और इसमें सबसे पहले है रीच। रीच से मुराद ये है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू कितने लोगों तक जो हमारा मैसेज है वो पहुंच सका। अब हो सकता है कि वो मीडियम जो है वो टेलीविज़न हो, और जो एक पर्टिकुलर टाइम है यूजुअली वो 4 वीक्स या 1 मंथ का लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उसमें से कितने लोग जो है उन तक वो पैगाम पहुंचा, वो मैसेज पहुंचा, या दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने वो ऐड देखा या वो टीवी कमर्शियल जो है उन्होंने देखी। इस चीज़ को हम रीच कहते हैं। दूसरी चीज़ है फ्रीक्वेंसी।
देखें, एक बंदा जो हमारी टारगेट ऑडियंस में है और वो हमारे किसी मैसेज को, चाहे वो न्यूज़पेपर में कोई ऐड देखता है या टेलीविज़न में कोई कमर्शियल देखता है, तो कोई एक बार देखेगा, कोई हो सकता है 5 बार देखे, कोई 10 दफ़ा देखेगा। तो हम उसकी एक एवरेज निकाल लेते हैं कि ऑन एवरेज एक पर्सन ने जो हमारी टारगेट मार्केट में शामिल था, उसने वो ऐड इतनी बार देखा, या वो ऐड का जो एक्सपोजर है उसके सामने इतनी बार हुआ। इस एवरेज नंबर को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये मुख्तलिफ हो सकता है ये 3 हो, 4 हो, 2 हो, ये 1 हो, तो ये वेरी कर सकती है। इसके बाद जो टर्म है डेट इज अपॉर्चुनिटीज टू सी या OTS। अब OTS को पहले मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। देखें, आप एक टेलीविज़न शो है जो हफ्ते में एक बार आता है और एक महीने में 4 बार वो लगता है। आपने उस एक शो में 2 बार अपना ऐड दिया, यानी अगर 4 शोज़ महीने में आते हैं तो 8 दफ़ा आपका ऐड आएगा। ये जो 8 है डेट इज़ योर OTS, यानी 8 दफ़ा अपॉर्चुनिटी आप अपने टारगेट ऑडियंस को दे रहे हैं कि वो आपका ऐड देख सकता है। ये तो सिंपल है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो buyers use OTS or the cumulative exposures achieved in a given time period when a company places 2 ads on a weekly television show. 8 OTS, which is 4 shows into 2 ads per show, occur during a 4-week period. तो कितनी बार आपका टोटल ऐड आया, ये आपका OTS है। इसके बाद दूसरी जो टर्म है वो ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स या GRPS है। GRPs जो है, ये पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ फिर आपको मतलब बताता हूँ। Measure the impact or intensity of a media plan. Advertisers calculate gross rating points by multiplying a vehicle's rating by the OTS or number of insertions of an advertisement. जी, मतलब ये है कि अगर आप व्हीकल की जो रेटिंग है, व्हीकल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये कोई भी मीडियम या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी शो जो है वो हो सकता है। अब उसकी एक रेटिंग होती है, उसकी डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक प्रोग्राम की जो रेटिंग है डेट इज़ 35,000 और उसका जो OTS है वो 8 है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। तो अगर आप 8 और 35,000 को मल्टीप्लाई करें तो ये 2,80,000 बनता है। तो हम ये कहेंगे कि उसके जो GRPs हैं वो 2,80,000। जी, इस स्लाइड पे हम 3 टर्म्स जो है वो समझेंगे। उसमें पहले मैं आपको रेटिंग का बता दूं। डेफिनेशन लिखी हुई है, मेजर द परसेंटेज ऑफ अ फर्म्स टारगेट मार्केट एक्सपोज टू अ टेलीविजन शो और द नंबर ऑफ रीडर्स ऑफ अ प्रिंट मीडियम। यानी आपकी जो टारगेट मार्केट है उसमें से कितने लोगों ने एक पर्टिकुलर शो देखा जिसमें आपका ऐड आ रहा था, या आपकी टारगेट मार्केट में कितने लोगों ने एक मैगजीन जो है वो देखा जिसमें आपका ऐड छपा हुआ था। इस चीज़ को हम रेटिंग कहते हैं। इसे आमतौर पे परसेंटेज में ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन नंबर्स में भी लिख सकते हैं। मिसाल समझिएगा, आपकी जो टारगेट मार्केट है उसका साइज़ है 1 लाख और जितने परसेंट लोगों ने टेलीविज़न में आपका ऐड देखा वो 35% है, तो इसका मतलब है कि उस प्रोग्राम में जो रेटिंग हो गई वो 35,000 थी। या अगर इतने 35% लोगों ने एक किसी मैगजीन में आपका ऐड देखा तो हम कहेंगे कि 35,000 जो है वो रेटिंग है उस मैगजीन के हवाले से। ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड में इस्तेमाल किया था। फिर मैं आता हूँ कॉस्ट पर थाउजेंड या CPM की तरफ। तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है जी। कॉस्ट पर थाउजेंड या CPM जो है डेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मीडिया बाय डिवाइडेड बाय टोटल ऑडियंस मल्टीप्लाइड बाय 1000। यानी 1000 जो लोग हैं उनको अपना ऐड दिखाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, या 1000 लोग जो हैं अगर मैगजीन के हवाले से बात करें तो वो प्रिंट मीडिया में आपका ऐड देखें तो उसकी कॉस्ट कितनी अकर होगी, इसे हम CPM कहते हैं। और तीसरी जो टर्म है वो कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट या CPRP है, जिसका फॉर्मूला नीचे आप देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मीडिया बाय डिवाइडेड बाय व्हीकल्स रेटिंग। तो ये अभी तो फार्मूले कुछ ज़्यादा मुश्किल हो सकता है लग रहे हों या बातें ज़्यादा टेक्निकल हों, लेकिन जब मैं अभी एनालिसिस करूँगा नेक्स्ट पे तो इंशाल्लाह उसमें समझ आ जाएगी।
अच्छा जी, ये जो टेबल आपके सामने है, इसके मैं बड़े डिटेल्ड एनालिसिस आपको बताऊंगा। इसको बड़े ध्यान से समझना है। जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं, अगर ये समझ आ गया तो इंशाल्लाह वो कवर हो जाएंगी। सबसे पहले देखें कि ये एक हाइपोथेटिकल टेबल है। हमारी प्रोडक्ट है 35 मिलीमीटर डिजिटल कैमरा। उसका ऐड हमने मुख्तलिफ जो मैगजीन्स हैं उसमें दिया है, और हमारी जो टारगेट मार्केट है उसका साइज 20 मिलियन है। ये टेबल के ऊपर लिखा हुआ राइट साइड पे। अब हम एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारे लिए जो बेस्ट पॉसिबल मैगजीन्स हैं फॉर एडवर्टीजमेंट वो कौन से हैं, वो मुख्तलिफ पैरामीटर्स की बेस में। तो अगर मैं इसे लेफ्ट से स्टार्ट करूं तो सबसे पहला जो कॉलम है इसमें लिखा हुआ है पब्लिकेशन, और इसमें बहुत सारे मैगजीन्स के नाम लिखे हुए हैं। बेटर होम्स एंड गार्डन्स, ग्लैमर, गुड हाउस कीपिंग, नेशनल जियोग्राफिक एंड सो ऑन। तो ये मैगजीन्स हैं। अब सेकंड कॉलम में लिखा हुआ 4C बेस रेट, यानी 4 कॉलम का जो ऐड है उसका जो बेस रेट है वो कितना बनता है, वो गिवन है। मुख्तलिफ डाइजेस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ रेट्स उसको रखते हैं, तो वो आपके सामने मैंशनड है। थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है टोटल पेड एंड वेरीफाइड सर्कुलेशन। आसान लफ्ज़ों में कितने लोग जो है उस मैगज़ीन को पढ़ना पसंद करते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, वो उनकी सर्कुलेशन लिखी हुई है। किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। तो आप देखें कि जो बेटर होम्स एंड गार्डन्स हैं सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन इसकी है, और सबसे ज़्यादा इसीलिए जो बेस रेट है 4C यानी 4 कॉलम ऐड का, वो भी इसी का है। इसके बाद आ जाता है CPM, जहाँ से हमारे टेक्निकल जो एनालिसिस हैं वो स्टार्ट होते हैं। CPM ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि अगर 1000 लोगों को आपने अपना ऐड दिखाना है तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो इसकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है। मैं मिसाल ले रहा हूँ रीडर्स डाइजेस्ट के। उसके सामने देखें लिखा हुआ है उसका जो रेट है वो 185,300 है डॉलर्स में। इसको अगर आप इसकी जो सर्कुलेशन है यानी 7114955 इस पे डिवाइड करें तो ये आपके पास एक पर्सन के लिए सीपीएम तो नहीं कहेंगे, एक पर्सन की कॉस्ट आ जाएगी कि अगर उसको ऐड दिखाना है। लेकिन सीपीएम में चूंकि हम 1000 के लिए करते हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास $26.04 आ जाएगा। बेहतर ये होगा कि जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो कैलकुलेटर अपने पास रखें और जो जो कैलकुलेशंस मैं बता रहा हूँ उसको वेरीफाई करते जाएं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो CPM की वैल्यू रीडर्स डाइजेस्ट के लिए 26.04 आई है। मुख्तलिफ जो डाइजेस्ट हैं उनके लिए ये मुख्तलिफ है। इसके बाद है जी परसेंटेज ऑफ रीडर्स फिट टारगेट मार्केट। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है, यहाँ से ज़रा समझिएगा। देखें, हमारी जो टारगेट मार्केट है ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे किसी एक डाइजेस्ट के रीडर हों। उनमें से कुछ डाइजेस्ट पढ़ते होंगे, कुछ नहीं पढ़ते होंगे। बिल्कुल इसी तरह से एक मैगज़ीन या डाइजेस्ट के जो रीडर हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी हमारी टारगेट मार्केट का हिस्सा भी हों। कई लोग होंगे, बहुत सारे नहीं भी होंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए नीचे एक टेबल मैंने दिया हुआ है, और जो टाइम मैगज़ीन है उसके हवाले से मैंने एनालिसिस किए हैं। तो अगर आप सबसे पहली रो देखें तो इसमें लिखा हुआ है रीड एंड डू नॉट रीड, यानी वो लोग जो ये डाइजेस्ट पढ़ते हैं, ये मैगज़ीन पढ़ते हैं, और वो लोग जो नहीं पढ़ते, और उसके बाद टोटल है। फिर अगर आप फर्स्ट कॉलम में देखें तो इसमें लिखा हुआ विद इन टारगेट मार्केट, नॉट विद इन टारगेट मार्केट और टोटल, यानी वो लोग जो रीडर्स में से हमारी टारगेट मार्केट का हिस्सा हैं, और वो लोग जो रीडर हैं लेकिन हमारी टारगेट मार्केट का हिस्सा नहीं है, और उसके बाद टोटल है। तो अब अगर नंबर्स पे आएँ तो सबसे पहले देखें हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या हमारा कंसर्न है वो उन लोगों के साथ है जो मैगज़ीन पढ़ते भी हैं और जो हमारी टारगेट मार्केट का हिस्सा भी हैं। तो टाइम मैगज़ीन के हवाले से ये लिखा हुआ 0.628 मिलियन। ये 0.628 मिलियन कहाँ से आया? अगर आप टाइम मैगज़ीन वाली रो देखें टेबल में, उससे आगे चलते जाएं और 6th कॉलम जो है वो देखें, नंबर ऑफ रीडर्स फिट टारगेट मार्केट। तो यहाँ पे 628,000 लिखा हुआ है, इसको मिलियंस में कन्वर्ट करेंगे तो 0.628 मिलियन आ जाएगा। अब ये 628 कहाँ से आया ये मैं आपको बताता हूँ।
फिर विद इन टारगेट मार्केट जो लोग ये मैगज़ीन नहीं पढ़ते उनकी तादाद 19.372 मिलियन है। ये कहाँ से आई? हमें टोटल जो टारगेट मार्केट का साइज़ है 20 मिलियन वो पता है, उसमें से 0.628 जो है वो टाइम मैगज़ीन पढ़ते हैं, बाकी नहीं पढ़ते, तो जो बाकी हैं वो माइनस करके आ जाएगा। अब आप अगर रीड के हिसाब से चलें तो रीड में जो विद इन टारगेट मार्केट है वो 0.628 मिलियन है और टोटल जो है वो 3.376 मिलियन है। ये हमें टाइम मैगज़ीन की सर्कुलेशन में लिखा हुआ है 3376226, तो आप इसे मिलियंस में कन्वर्ट करेंगे तो 3.376 मिलियन बनता है। इसमें से आप 0.628 मिलियन माइनस करेंगे तो 2.748 मिलियन रह जाएगा, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब पता ये चला कि एक हमारे पास परसेंटेज वो आ रही है जो रीडर्स हैं और विद इन टारगेट मार्केट है, और दूसरी परसेंटेज इस तरह से आ सकती है कि जो रीडर्स जो विद इन टारगेट मार्केट हैं और रीडर्स हैं। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आप अब वापस ऊपर वाले टेबल पे आ जाएं तो लिखा हुआ है, ये जो कॉलम नंबर बनता है 1 2 3 4 5, परसेंटेज ऑफ रीडर्स फिट टारगेट मार्केट, यानी वो लोग जो रीडर्स भी हैं, टारगेट मार्केट का हिस्सा भी है, उनकी परसेंटेज दी गई है। अब ये कहाँ से है? ये हो सकता है ये रिसर्च बेस्ड है, ये हमें कहीं से मिल गई है, बहरहाल ये यहाँ पे गिवन है। और नेक्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ रीडर्स फिट टारगेट मार्केट, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज हमारे पास मौजूद है, उसको सर्कुलेशन के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर ऑफ रीडर्स फिट टारगेट मार्केट आ जाएगा। ये जो आखिरी 628 वाला ये यहीं से आया था। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रेटिंग या रीच की। अब ये कहाँ से आई? देखें, अगर वही टाइम मैगज़ीन वाली एग्जांपल लें तो 0.628 मिलियन वो लोग थे जो रीडर्स भी हैं और विद इन टारगेट मार्केट भी हैं। अगर आप 0.628 को टोटल नंबर ऑफ रीडर्स पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 18.6% आता है। लेकिन अगर आप इसे टोटल नंबर ऑफ रीडर्स की बजाय 0.628 मिलियन को टोटल जो टारगेट मार्केट है यानी 20 मिलियन उस पर डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस चीज़ को हम रीच या रेटिंग कहेंगे, विच इज़ 3.1 फॉर टाइम मैगज़ीन। बाकियों के लिए उनके हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी। तो हमारे पास जो रेटिंग या रीच है ये कैसे आएगी, दोबारा से सुन लें कि वो लोग जो रीडर्स हैं और टारगेट मार्केट का हिस्सा भी हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल जो टारगेट मार्केट है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये रीच या रेटिंग आ जाएगी। वो मुख्तलिफ मैगज़ीन्स के लिए मुख्तलिफ है। टाइम मैगज़ीन के लिए 3.1 है और जो नेशनल जियोग्राफिक है उसके लिए 6.1 है। और फाइनली हमारे पास है CPRP यानी कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट। अब ये जो कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट है ये कैसे आई? बजाय इसके कि हम जो बेस रेट था यानी टोटल कॉस्ट थी सेकंड कॉलम में, उसको हम टोटल सर्कुलेशन पे डिवाइड करते, हमने उसे डिवाइड किया रेटिंग के ऊपर। तो जब रेटिंग पे उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास CPRP यानी कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट आ जाएगी। यहाँ पे ये ख्याल रखिएगा कि ये जो रेटिंग है ये इसको क्या कहना चाहिए कि राउंड ऑफ करके लिखा गया, तो आप वो राउंडिंग एरर की वजह से कुछ फिगर्स चेंज हो सकते हैं। जब आप इसे डिटेल से करेंगे खुद तो आप इसे मुकम्मल डिजिट्स के साथ ही करें। अब यहाँ पे अगर हमने डिसीजन करना है तो देखें कि डिसीजन के कई पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले अगर बेस रेट के हिसाब से देखें तो जाहिर है कि हम उस मैगज़ीन को प्रेफरेंस देंगे जिसका रेट सबसे कम है और वो रीडर्स डाइजेस्ट बन रहा है। फिर अगर हमने सर्कुलेशन की बेस पे देखना है तो जाहिर है जिसकी सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा है वो हमारे लिए प्रेफरेबल है, उस हिसाब से बेटर होम्स एंड गार्डन्स बनता है। फिर अगर हमारी सिलेक्शन का क्राइटेरिया CPM है तो हम देखेंगे कि कॉस्ट टू शो आवर एड टू 1000 पर्सन्स वो कम से कम देखेंगे। तो कम से कम जो है वो अगेन रीडर्स डाइजेस्ट की बनती है, लेकिन जो इसमें सबसे इफेक्टिव क्राइटेरिया बनेगा क्योंकि CPM में वो उन लोगों को भी कंसिडर कर रहा है ऑडियंस में जो हमारी ऑडियंस है नहीं, जो रीडर्स हैं लेकिन ऑडियंस नहीं है।
जबकि जो CPRP है ये सिर्फ उन लोगों को शामिल कर रहा है जो रीडर्स भी हैं और टारगेट मार्केट का हिस्सा भी हैं, यानी ज़्यादा हमारे लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। तो अगर आप CPRP की बेस पे देखते हैं तो हमारे लिए जो बेस्ट टू मैगजीन्स हैं ऐड के लिए, वो एक तो रीडर्स डाइजेस्ट है जिसकी जो कॉस्ट बनती है CPRP वो 27,970 बनती है, और दूसरे नंबर पे जो है वो नेशनल जियोग्राफिक बनता है जिसकी 37,204 कास्ट बनती है। तो इस तरीके से हम एनालिसिस को लेके चलेंगे। इसी तरह से CPM के एक अल्टरनेटिव टर्म भी हमारे पास मौजूद है जिसे वेटेड CPM या डेमोग्राफिक CPM जो है वो कहा जाता है। CPM आपको याद होना चाहिए कि आपने अगर 1000 रीडर्स को ऐड दिखाना है किसी मैगजीन में तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, ये CPM है। लेकिन मैंने चूँकि पहले बात की कि वो रीडर्स ज़रूरी नहीं है कि हमारी टारगेट मार्केट का हिस्सा भी हों, तो अगर तो हमने ये देखना है कि उनमें से टारगेट मार्केट का जो हिस्सा है उन लोगों को दिखाने की, ऐड दिखाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, तो इस चीज़ को हम वेटेड CPM कहते हैं। यानी इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल ऑडियंस रीच्ड। अब नीचे वाला अगर आप टेबल देखें, ये वही टेबल है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की हैं। पहला जो कॉलम है वो मैगजीन्स हैं, वही मैगजीन्स हैं। दूसरा जो है वो बेस रेट है, उसके बाद उनकी सर्कुलेशन है, यानी कितने लोग पढ़ते हैं, इनके रीडर्स कितने हैं। चौथा जो है वो CPM है जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था। फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ रीडर्स फिट टारगेट मार्केट, ये जो रीडर्स हैं इनका कितने परसेंट ऐसे हैं जो हमारी टारगेट मार्केट का हिस्सा भी हैं, और अगर परसेंटेज को नंबर्स में कन्वर्ट करें तो वो नेक्स्ट कॉलम बन जाता है। लास्ट जो है वो वेटेड CPM। अब अगर मैं इसमें जो रीडर्स डाइजेस्ट है उसकी एग्जांपल लूँ तो उसका जो बेस रेट है वो 185,300 है डॉलर्स में, और इसकी जो सर्कुलेशन है वो 7114955 है। अगर मैं 185,300 को 7114955 पे डिवाइड करूँ और इसे 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा $26.04। ये हमारा CPM है। लेकिन इसमें हर तरह के रीडर्स हैं, वो भी जो हमारी टारगेट मार्केट का हिस्सा हैं और वो भी जो टारगेट मार्केट का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ टारगेट मार्केट की बेस पे देखना चाहें, यानी वेटेड CPM कैलकुलेट करना चाहें, तो फिर हम 185,300 को इसकी टोटल सर्कुलेशन की बजाय सिर्फ उन लोगों पे डिवाइड करेंगे जो रीडर्स होने के साथ साथ मार्केट का हिस्सा भी हैं, यानी 1325000। और इसे जब डिवाइड करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 139.85, यानी $140 अप्रॉक्सीमेटली। ये वो नंबर है जिसे हम वेटेड CPM या डेमोग्राफिक CPM कह सकते हैं। अगर इसकी बेस पे हम डिसीजन लेते हैं तो देखें, अगेन कम से कम वाली जो वैल्यू वो देखेंगे और वो रीडर्स डाइजेस्ट की है, तो हम इसको बेस बना के भी डिसीजन कर सकते हैं। एक और डिसीजन जो आपको करना पड़ेगा वो है आपके पैटर्न या कंटिन्यूटी का, जिसको आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे। द एक्सपोजर पैटर्न और स्केड्यूल यूज्ड ड्यूरिंग अ कैंपेन सिग्निफाइज इट्स कंटिन्यूटी। अब ये तीन तरह के पैटर्न्स या तीन तरह की जो कंटिन्यूटीज हैं वो हो सकती हैं। सबसे पहले कंटिन्यूस कैंपेन है, यूजेस मीडिया टाइम इन अ स्टेडी स्ट्रीम, यानी थ्रू आउट द ईयर। अगर हम एक साल की बात करें तो आपका ऐड जो है वो कंसिस्टेंटली आता रहता है। दूसरा जो स्केड्यूल है उसे पल्सेटिंग स्केड्यूल कहते हैं, that places ads in various media throughout the entire year, but then increasing the number of advertisements in small short bursts around holidays or festivals। यानी वैसे तो आपका एड नॉर्मली कंसिस्टेंट आता रहता है, लेकिन जब भी कोई फेस्टिवल या हॉलीडेज आती हैं तो उस वक्त उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और बाकी रूटीन में वो वैसे ही चलेगा। और तीसरा जो है उसे फ्लाइटिंग या डिसकंटिन्यूस कैंपेन स्केड्यूल कहते हैं। इसमें एक ख़ास टाइम जो है, ये ख़ास सीज़न जो है उसमें आपका ऐड आता है, ना उससे पहले आता है और ना उसके बाद आता है, और ये पहले जो दो स्केड्यूल है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसकी मैं अगर एक मिसाल देना चाहूँ तीनों की, तो आप ये समझें कि 12 मंथ्स हैं एक साल के लिए अपने ऐड देना।
और 100 टाइम्स आप वो ऐड देंगे, यानी 100 दफ़ा वो ऐड आएगा एक साल में। अगर आप इससे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वीक वाइज या मंथ वाइज, तो ये एक कंटिन्यूस कैंपेन होगी। दूसरी सूरत हो सकती है कि आप इसे पल्सेटिंग स्केड्यूल के तहत दें, यानी 12 मंथ्स हैं तो 70 टाइम्स तो आप उसको इक्वली रखेंगे। 12 मंथ्स में 70 टाइम्स जो है वो इक्वली आएगा। और जो 30 टाइम्स है वो आपने 6 ओकेजन्स रखें। मिसाल के तौर पे ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, 23 मार्च है, 14 अगस्त है, 6 सितंबर है और 25 दिसंबर है। ये आपने 6 इवेंट्स जो है या ओकेजन्स जो है वो सिलेक्ट किए, और 30 टाइम्स जो ऐड है वो इनके लिए आपने मुख्तस कर दिया कि इनमें ऐड ज़्यादा आएगा। और तीसरा जो फ्लाइटिंग या डिसकंटिन्यूस स्केड्यूल है कि आपने आपकी जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ समर में बिकती है, तो आपने जो 6 मंथ्स ऑफ समर हैं, यानी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इसमें ऐड देना है आपने 100 टाइम्स। तो ना इससे पहले आपका ऐड आएगा ना इसके बाद आएगा, इसमें जो है वो आपका ऐड आएगा। तो इस तरीके से कोई भी आपका जो पैटर्न है डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक टर्म लिखी हुई है, द नंबर ऑफ ग्रॉस इम्प्रेशंस रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सपोजर ऑफ द ऑडियंस टू एन एडवर्टीजमेंट। एक जो ऐड है वो टोटल कितने लोगों ने देखा, ये उसका जो है वो ग्रॉस इम्प्रेशन होता है। इसमें ये टोटल किसी ख़ास टाइम के लिए नहीं है, बल्कि ये टोटल जो लाइफ ऑफ एड है उसके दौरान कितने लोगों ने देखा, ये उसका ग्रॉस इम्प्रेशन है। इसके बाद हमने देखना है जी कि जो हमारी एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम किस हद तक उसको अचीव कर पाएँ, या किस हद तक वो अचीव हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। तो उसके लिए दो चीज़ें याद रखें। एक तो 3 एक्सपोजर हाइपोथेसिस है, जो ये बताता है कि अगर आपने जो किसी भी ऐड को अफेक्टिव बनाना है तो उसका एक्सपोजर कम अज़ कम 3 टाइम्स होना चाहिए, यानी 3 दफ़ा एक ऐड को आना चाहिए, फिर उसका जो ऐड है वो अफेक्टिव होने के चांसेस हैं। ये अफेक्टिव कैसे होगा, उसके लिए एक टर्म यूज़ की गई है, इंट्रूजन वैल्यू। इंट्रूजन वैल्यू से मुराद ये है कि एक ऐड में इतनी एबिलिटी या इतनी अपील मौजूद हो कि वो किसी व्यूअर की जो अटेंशन है विदाउट हिज और हर वॉलंटरी एफर्ट वो अपनी तरफ ग्रैब कर ले। तो जितनी इंट्रूजन वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही उस ऐड की जो देखे जाने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, उतने ज़्यादा वो अफेक्टिव होगा। तो अफेक्टिव होने के लिए या इंट्रूजन वैल्यू क्रिएट करने के लिए एक हाइपोथेसिस ये कहता है कि मिनिमम 3 टाइम्स उस ऐड को आना चाहिए। दूसरी जो थ्योरी है वो इससे ज़रा डिफरेंट है, उसे हम रीसेंसी थ्योरी कहते हैं, और वो ये बताती है कि जब हमें किसी चीज़ की नीड या वांट हमारे लिए क्रिएट होती है, चाहे वो अभी है या वो नियर फ्यूचर में हो सकती है, तो हम खुद ब खुद उस ऐड की तरफ मतवजे हो जाते हैं जिसमें वो नीड या वांट जो है वो हाईलाइट की जाए। और ज़रूरी नहीं है कि वो 3 दफ़ा या 3 से ज़्यादा दफ़ा देखने पे हो। अगर हमारी नीड या वांट एग्जिस्ट करती है करंट टाइम के लिए या नियर फ्यूचर के लिए, तो हो सकता है कि एक एक्सपोजर ही काफ़ी हो किसी ऐड का, तो कस्टमर खुद ब खुद जो है वो फिर इंटरेस्ट लेके और इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर देगा। ये रीसेंसी थ्योरी कहलाती है। इसके बाद दो टर्म्स और हैं जी, एक तो अफेक्टिव रीच है। पहले आपने रीच के बारे में पढ़ा था कि किसी पर्टिकुलर टाइम यानी 1 मंथ में कितने लोग जो है वो एक ऐड को देखते हैं, लेकिन अफेक्टिव रीच ये है कि अगर आपने अपना जो मैसेज है वो उसके स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करना है, तो कितने लोग उस ऐड को देखें, ये अफेक्टिव रीच है। मिसाल के तौर पे रीच सिंपली हो सकती है 35,000, यानी 35,000 लोगों ने एक महीने में आपका ऐड देखा, लेकिन हो सकता है कि जो अफेक्टिव रीच है वो 50,000 हो। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक टर्म पढ़ी थी एडा मॉडल, यानी अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन। एक बार उसे भी देख लीजिएगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो अफेक्टिव रीच है वो क्या चीज़ है। दूसरी है अफेक्टिव फ्रीक्वेंसी, कि एक बंदा जो है, अगर हमने अपने जो एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करना है, तो एक बंदा कितनी बार ऑन एवरेज हमारे ऐड को देखे। ये ऑलरेडी हम पिछली स्लाइड में देख भी चुके हैं।
जो 3 एक्सपोजर हाइपोथेसिस है वो बताता है कि मिनिमम 3 टाइम्स, लेकिन ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, डिफरेंट एड्स के लिए, डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी ये थी कि 1 महीने के टाइम में एक जो पर्सन है आपकी टारगेट ऑडियंस है वो ऑन एवरेज कितनी बार आपका ऐड देखता है, और इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी ये है कि ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए उसे कितनी बार देखना चाहिए। फिर इन दो के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो है वो यूज़फुल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो ऐड है उसका साइज़, अगर एड स्मॉल है तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, एक मैगज़ीन में या न्यूज़पेपर में छपा है, लेकिन अगर वो लार्ज साइज़ ऐड है तो उसकी जो अटेंशन है, जो उसकी अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर एक कंपनी 15 सेकेंड्स की कमर्शियल बनाती है तो उसको, यानी रिसर्च बताती है कि उसको इफेक्टिव होने के लिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम 6 है, और 6 एक्सपोजर्स जो है वो रिक्वायर्ड है। दूसरी साइड पे अगर एक ऐड की जो लेंथ है वो 45 सेकेंड्स है तो हो सकता है उसके 4 एक्सपोजर्स ही काफ़ी हैं। तो ऐड की जो लेंथ है या ड्यूरेशन है उसके ऊपर भी मैटर करेगा। फिर वो ऐड किस वक्त आ रहा है, मिसाल के तौर पे एक प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक आई है तो एक ऐड वो है जो फ़ौरन सबसे पहले आता है, और एक ऐड वो है जो सबसे एंड पे आता है, और फिर दरमियान में बहुत सारे ऐड्स आते हैं। तो अगर आपका ऐड दरमियान में आ रहा है तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ना हो एज़ कम्पेयर टू जो सबसे पहले आ रहा है और सबसे एंड पे आ रहा है। इसी तरह फिर ये डिपेंड करेगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्टिव ब्रांड रिकग्निशन है और दूसरा ब्रांड रिकॉल है। दोनों जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करते हैं। अगर आप नीचे वाले टेबल में देखें तो ब्रांड रिकग्निशन का जो गोल बनता है क्रिएट और स्ट्रेंथन मेंटल लिंकेजेस, सिर्फ इतना काम है। लेकिन जो रिकॉल है वो प्लेस ब्रांड इन इवोक्ड सेट, यानी जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं प्रोडक्ट खरीदने से पहले तो आपके जो फाइनल लिस्ट ऑफ ब्रांड्स है उसमें मौजूद होना चाहिए। ये कंज्यूमर बिहेवियर में आपने डिटेल से पढ़ा था। तो मेथड क्या होगा, ब्रांड रिकग्निशन के लिए आपने रीच ज़्यादा करनी है, जबकि ब्रांड रिकॉल के लिए आपने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करनी है, यानी रेपिटेशन ज़्यादा होनी चाहिए। फिर बेस्ट मीडिया जो है वो दोनों के लिए लिखे हुए हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो एडवर्टिजमेंट की इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। अब हम आते हैं जी, ट्रेडिशनल मीडिया हमारे पास हैं कौन कौन से, और उनकी जो सिलेक्शन है फिर उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ट्रेडिशनली हमारे पास टेलीविज़न है, रेडियो है, आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग है, मैगजीन्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम टेलीविज़न को देखें तो इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं जी। हाई रीच है, बहुत ब्रॉड जो है वो इसकी ऑडियंस होती है, बहुत सारे लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल है क्योंकि पूरे दिन में बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं और आपका ऐड अगर बार बार आएगा तो एक ही बंदा बार बार उस ऐड को जो है वो देखेगा। इवन एक प्रोग्राम में आपका ऐड कई दफ़ा आता है तो वो कई दफ़ा उसे देखता है। लो कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट, चूँकि लोग ज़्यादा हैं, ऑडियंस ज़्यादा है, तो जब उसे कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है तो वो कम हो जाती है पर पर्सन। हाई इंट्रूजन वैल्यू, आपका जो ऐड है वो लोगों को अपनी तरफ मतवजे कर सकता है बिकॉज के टेक्नोलॉजी इज़ देयर, और मूविंग या डायनामिक जो पिक्चर्स हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा बेहतर अंदाज में टेलीविज़न पे दिखाए जा सकते हैं तो उसकी इंट्रूजन वैल्यू बढ़ जाती है। क्वालिटी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी जो क्रिएटिविटी है वो ऐड की जा सकती है टेलीविज़न पे। सेगमेंटेशन थ्रू केबल, अगर आप केबल नेटवर्क के ज़रिए एड्स देते हैं तो मुख्तलिफ एरियाज़ के लिए मुख्तलिफ तरह के एड्स दिए जा सकते हैं। तो वहाँ पे सेगमेंटेशन जो है वो किसी हद तक पॉसिबल है। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे हाई लेवल ऑफ क्लटर, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग हो सकती है जी। एक ऐड आपका आया, एक कंपेटिटर का आ गया, एक दूसरे कंपेटिटर का आ गया, एक किसी और ब्रांड का आ गया, फिर आपका ऐड आ गया, तो इस तरीके से मिक्सिंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि मैसेज उतना ज़्यादा इफेक्टिव समटाइम्स ना रहे। लो रिकॉल ड्यू टू क्लटर, और इसकी वजह से जो रिकॉल है वो भी कम हो जाएगी। चैनल सर्फिंग ड्यूरिंग एड्स,
यूजुअली जो ऑडियंस है वो जब कोई कमर्शियल ब्रेक आती है तो वो दूसरे चैनल्स लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका ऐड उनके सामने ना आ सके। डीवीआर स्किपिंग एड्स, जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स हैं, ये जब प्रोग्राम्स को कॉपी करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये एड्स को स्किप कर देते हैं, तो वहाँ पे आपका ऐड जो है वो नहीं आ सकेगा। शॉर्ट अमाउंट ऑफ कॉपी, अगर आपने कोई रिटन मटेरियल देना है तो टेलीविज़न कमर्शियल में ज़्यादा बड़ी कॉपी जो है वो ना तो सूटेबल है और ना ही वो इफ़ेक्टिव रहेगी, तो बहुत लिमिटेड मटेरियल आप दे सकते हैं। और हाई कॉस्ट पर ऐड बहुत एक्सपेंसिव है जी। प्राइम टाइम पे ख़ास तौर पे अगर आप टाइम ख़रीदना चाहते हैं तो ठीक ठाक बजट इसके लिए आपको एलोकेट करना पड़ता है। इसके बाद टेलीविज़न प्रोग्राम्स के हवाले से दो टर्म्स मैं डिफ़ाइन कर दूं, एक तो रेटिंग है और दूसरा शेयर है। रेटिंग से मुराद ये है कि एक एडवर्टीज़मेंट कितनी ज़्यादा इफेक्टिव रही इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस। अगर आप इसका फार्मूला देखें यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। रेटिंग इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स ट्यून टू अ प्रोग्राम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इन द मार्केट। टोटल हाउस होल्ड्स कितने मार्केट में और उनमें से कितने लोगों ने वो प्रोग्राम देखा है, इस चीज़ को हम रेटिंग कहते हैं। जबकि शेयर जो है उससे मुराद है नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स ट्यून टू अ प्रोग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स विद अ टेलीविज़न ट्यून्ड ऑन। यानी जिस वक्त प्रोग्राम चल रहा था कितने लोगों ने प्रोग्राम देखा, आउट ऑफ कितने लोगों ने उस वक्त टीवी सेट ऑन किया हुआ था। यानी हो सकता है ऑन किया और वो कुछ डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो देख रहे हो। तो शेयर और रेटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस मिसाल से आपको रेटिंग और शेयर का जो डिफरेंस है वो समझ आ जाएगा। हाउस होल्ड्स इन पाकिस्तान 220 मिलियन है जी अप्रॉक्सीमेटली, और टीवी टर्न्ड ऑन किसी एक प्रोग्राम के टाइम पे, लेट से 8 से 9 वो प्रोग्राम आया रात को, और उस वक्त जितने टीवी सेट ऑन थे उनकी तादाद 120 मिलियन है। अब जितने लोग उनमें से वो पर्टिकुलर प्रोग्राम देख रहे थे उनकी तादाद 35 मिलियन है। यानी बाकी कोई डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट चैनल्स पे देख रहे होंगे। अगर हम रेटिंग की कैलकुलेशन करें तो हम उन लोगों को जो प्रोग्राम देख रहे थे यानी 35 मिलियन डिवाइड कर देंगे टोटल जो हाउस होल्ड्स इन पाकिस्तान है यानी 220 पे, तो ये 15.9% आ जाएगा। और अगर हम शेयर की बात करें तो फिर हम 35 मिलियन को, यानी वो लोग जो प्रोग्राम देख रहे थे, उसे डिवाइड करेंगे उस तादाद पे जितने लोग उस वक्त टेलीविज़न देख रहे थे, यानी उस प्रोग्राम के साथ साथ दूसरे प्रोग्राम्स भी देख रहे थे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 29.2%। तो अब ये जो इसकी फर्दर हम डिवीज़न कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेमोग्राफिक्स। मिसाल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जी जो प्रोग्राम देखने वाले लोग थे वो विद रिस्पेक्ट टू एज उनकी क्या कैटेगरीज़ हैं, विद रिस्पेक्ट टू इनकम क्या कैटेगरीज़ हैं, जेंडर की बेस पे क्या हैं, एजुकेशनल लेवल की बेस पे क्या हैं, ताकि हम इसको मज़ीद रिफ़ाइन कर सकें। अच्छा जी, जब भी एक ऐड जो है वो प्रिंट मीडिया के लिए डिज़ाइन किया जाता है तो पहले मैंने बताया था कि उस ऐड की कॉपी बनती है। बिल्कुल ऐसे ही जब उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे टेलीविज़न है, तो उससे पहले उसका एक स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है जिसमें उस ऐड के मुख्तलिफ जो सीन्स हैं और उसकी सीक्वेंस जो है वो दिखाई जाती है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है इंटरस्टेट बैटरीज़ की, और ये जो कमर्शियल है इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक बुज़ुर्ग खातून एक स्टैचू के साथ किसी शॉप पे, इंटरस्टेट की शॉप पे आई हैं और वो कुछ बैटरीज मांगती हैं। अब वो जो शॉपकीपर है वो हैरत से देख रहे हैं कि ये स्टैचू को साथ क्यों लेके आई हैं। बहरहाल वो उससे कुछ बैटरीज या सेल वगैरह जो है वो मांगती हैं, वो उन्हें दे देता है। वो पूछता है कि आपको कुछ और चाहिए, तो वो बताती हैं कि जी मुझे कुछ और डिफरेंट जो बैटरीज़ हैं वो भी चाहिए। और वो स्टैचू एकदम से ठीक होके, यानी एक इंसानी शक्ल में आके, जो कि दिखाया गया कि उनके हस्बैंड हो सकते हैं, वो बताते हैं कि जी इस तरह की स्पेसिफिकेशन के चाहिए। और बाद में जो एक मैसेज दिया जाता है कि इंटरस्टेट बैटरीज़ जो हैं वो बेजान चीज़ों में भी ज़िंदगी जो है वो ले आती हैं। तो एक पॉजिटिव वे में मैसेज जो है वो देने की कोशिश की गई है। बहरहाल ये इसका स्टोरी बोर्ड है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रेडियो की।
अब रेडियो जो है वो उतना ग्लैमरस तो नहीं है जितना कि टेलीविज़न होता है, लेकिन फिर भी ये कुछ ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स के लिए एक इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग मीडियम हो सकता है। अगर आपकी जो कमर्शियल है वो अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है और इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि ये एक वन ऑन वन मैसेज की शक्ल बन जाती है। आप देखें ना, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं और आपने रेडियो ऑन किया है, तो अब रेडियो से जो आवाज़ आ रही है, आप सुन रहे हैं मैसेज को, तो ये एक लिहाज से वन ऑन वन मैसेज जो है वो बन जाता है। तो बहुत सारी जो स्मॉल और लोकल कंपनीज़ हैं वो रेडियो पे अपने ऐड देती हैं। बहुत सारे लोग रेडियो सुनना पसंद करते हैं और इसका बजट भी ज़रा कम होता है। तो इसके अगर आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें, सबसे पहला एडवांटेज है कि रिकॉल प्रोमोटेड, चूँकि बार बार ऐड चलता है तो रिकॉल आपकी बढ़ती है। नैरोअर टारगेट मार्केट, चूँकि स्मॉल कंपनीज़ हैं, रीजनल लेवल पे जो है वो चैनल्स चल रहे होते हैं, उनके ऊपर वो ऐड देते हैं, तो टारगेट मार्केट जो है वो कम होती है और ज़्यादा अफेक्टिवली मैसेज पहुंचने के चांसेस हैं। ऐड म्यूज़िक कैन मैच ऑडियंस, चूँकि ज़्यादा जो इसमें फोकस है वो लिसनिंग के ऊपर है, लिहाजा इसमें म्यूज़िक इस तरह की चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। हाई सेगमेंटेशन पोटेंशियल है जी। फ्लेक्सिबिलिटी इन मेकिंग एड्स है, कई तरह के एड्स जो है वो आप देख सकते हैं। मॉडिफाई एड टू लोकल कंडीशंस, सेल्फ एक्सप्लेनिंग है। इंटीमेसी विद डीजेस, चूँकि बहुत सारे डीजेस प्रोग्राम कर रहे होते हैं, बीच में एड्स भी आ रहे होते हैं, तो लोगों की चूँकि डायरेक्ट उनके साथ बातचीत हो रही होती है तो इंटीमेसी ज़्यादा हो जाती है लोगों की। मोबाइल लिसन एनीवेयर, मोबाइल में आप रेडियो सुन सकते हैं, किसी भी जगह पे कहीं भी सुन सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इसमें आपके पास वो साउंड और म्यूज़िक के हवाले से, विजुअल्स चूँकि इसमें नहीं। डिसएडवांटेजेस में एक तो शॉर्ट एक्सपोजर टाइम है, अटेंशन आपकी कम होती है, आप सिर्फ सुनने की हिस्स जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, देख नहीं रहे। डिफ़िकल्ट टू रीच नेशनल ऑडियंस, चूँकि हर चैनल अपने अपने रीजन के हिसाब से होते हैं तो बड़ी ऑडियंस को कैप्चर करना मुश्किल है। टारगेट डुप्लीकेशन विद सेवरल स्टेशंस यूजिंग द सेम फॉर्मेट, एक ही फॉर्मेट के बहुत सारे चैनल्स एक ही रीजन में चूँकि चल रहे होते हैं तो डुप्लीकेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो है वो भी हो सकता है, क्योंकि बार बार लोगों को एक ही तरह के एड्स हर चैनल पे सुनने में मिल रहे हैं। फिर चूँकि बातें हो रही हैं, गपशप हो रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड क्रिएट कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, इन लेक्चर्स में हमने जो मुख्तलिफ ट्रेडिशनल मीडिया चैनल्स हैं उनको डिस्कस किया और उनके एनालिसिस हमने किए कि किन पैरामीटर्स की बेस पे हम डिसीजन करते हैं। दो बड़े चैनल्स हमने पढ़े, टेलीविज़न और रेडियो। कुछ और चैनल्स भी हैं जो हम लेक्चर 34 में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।